हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो सेशन को आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग साइंस को कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे कि साइंस में जब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति को, या फिर हम लोग बल व गति के नियम पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे आपके ग्रेविटी से कनेक्टेड होते हैं, गुरुत्वाकर्षण से कनेक्टेड होते हैं, राइट। तो उसी टॉपिक को यानी कि आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले ग्रेविटी को, गुरुत्वाकर्षण को कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा थ्योरी इसका हम लोग देख लेंगे, इसके बाद ज़्यादा फोकस हम लोग करेंगे यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली 2 से 3 क्वेश्चन जो है ऐसे हैं कि न्यूमेरिकल ही पूछे गए हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग हम लोग आज की क्लासेस की तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग करेंगे, और साथ ही एग्जाम में जो जो भी क्वेश्चन ग्रेविटी से रिलेटेड पूछे गए हैं वो हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहें। और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर से ऐड हो जाइएगा, ठीक है, ताकि रेगुलर बेसिस पर कोई भी एग्जाम रिलेटेड अपडेट होती है वो आपको यहाँ पर मिलती रहे। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 7770803840 पर, ठीक है। बाकी आपके सारे कोर्सेज अवेलेबल है। आपका साइंस का कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, एनसीईआरटी समरी, साइंस पेडागोजी, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। और यदि आप मैथ्स से एग्जाम दे रहे हैं तो मैथ्स पेडागोजी का कंप्लीट कोर्स और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। ओके, चलिए, तो ग्रेविटी को स्टार्ट करना है। डायरेक्टली वन लाइनर फॉर्म में हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। एनसीईआरटी क्लास 9th का गुरुत्वाकर्षण करके एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, वहाँ से ये लिया गया है। क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का जो परिमाण है उसका सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो सूत्र होता है F = gmm डिवाइड बाई d²। इसी को गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम भी यहाँ पर बोला जाता है। अगर मैं किसी को बोलूँ, है ना, कि पृथ्वी पर कोई एक वस्तु रखी हुई है, ठीक है, ये अर्थ है, ये अर्थ की सतह है, इस पर कोई भी वस्तु रखी हुई है, तो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, उसका सूत्र अगर मुझे निकालना हुआ तो ये इस तरीके से इसका फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। मान लो ये ग्रेविटेशनल फोर्स अपना ग्रेविटी वाला हो गया, ठीक है। अब ये जो पृथ्वी पर कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, और उस वस्तु का जो द्रव्यमान है उस पे, और उस वस्तु का जो हम लोग बोल सकते हैं कि उन दोनों के बीच की जितनी भी डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को आप देख सकते हैं यहाँ पर थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान, जो द्रव्यमान था एक को हमने कैपिटल M से लिखा और एक को स्मॉल m से लिखा है, उनके गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की जो दूरी है d, उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यही होता है आपका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। चलिए, अब एक चीज और आप देख लीजिए, द्रव्यमान तथा जो भार होता है उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले आप द्रव्यमान देख रहे हैं। यदि किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। यह स्थान के अनुसार नहीं बदलता है, हर जगह द्रव्यमान सेम रहेगा। इसका केवल परिमाण होता है और इसका SI मात्रक किलोग्राम होता है, ठीक है। अब मैं भार की बात करूं, किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। वस्तु का भार उसके गुरुत्व की माप होता है। यह स्थान के अनुसार बदलता रहता है। जैसे आप चंद्रमा पर जाओगे तो किसी वस्तु का भार अलग होगा, पृथ्वी पर अलग होगा, उस तरीके से। इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों ही रहते हैं। इसका SI मात्रक बल वही होता है जो कि फोर्स का, इसका SI यूनिट वही है जो फोर्स का है। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है। तो जब भी आपको किसी भी वस्तु का भार निकालने को बोला जाए तो उसका यूनिट क्या होगा, उसका जो मात्रक होगा वो न्यूटन होगा। और जब मैं बोलूँ कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है ना, तो इस तरीके से उसकी यूनिट क्या रहेगी यहाँ पर, 1 kg, 2 kg, और इस तरीके से रहेगी, ठीक है। तो समझ में आया डिफरेंस, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, एमपीटेड वर्ग 2 का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो है इतना रहता है, तो बताइए उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है। तो कुछ नहीं करना था, उसमें जो 1/6 हम लोग चांद वाला करते हैं, चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है भार, ठीक है। तो उसको आपको क्या करना था, सिर्फ यहाँ पर न्यूटन से किलोग्राम में कन्वर्ट करना था और आपका आंसर आ गया। मतलब उसमें आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी। तो बस यही चीज़ है कि द्रव्यमान किलोग्राम में होता है और भार आपका न्यूटन में होता है। जब भी कोई चीज़ किलोग्राम में दी हुई रहती है 9.8 करके आप उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, वो वाला क्वेश्चन भी करेंगे जो अभी मैं आपको बता रही हूँ, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है।
है। तो एक तरीके से अब जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे ना, तो अगर 60 क्वेश्चन आते थे पहले, 60 में से ऐसा होगा कि 30 क्वेश्चन आप इजीली बना लेंगे। ठीक है, अभी 30 क्वेश्चन की प्रिपरेशन और करेंगे। 30 क्वेश्चन अभी तक जितने भी सेट मैंने बनाए इजीली आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इवन मोर देन 30 करेंगे, 30 से कम नहीं। ठीक है, 30 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि 35 सेशन हम लोग साइंस के अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। और मैथ्स वालों के प्लेलिस्ट के लिए, दोनों की प्लेलिस्ट अलग अलग है। मैथ्स वालों के लिए 29 सेशन अभी तक हो चुके हैं और साइंस वालों के लिए 35। ठीक है, चलिए, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 क्यों होता है? तो चंद्रमा पर किसी वस्तुओं का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर वो पृथ्वी पर होता तो पृथ्वी पर आकर्षित होता, ग्रेविटेशनल लगता। और वो चंद्रमा पर है तो चंद्रमा के अनुसार होगा। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/100 है, याद रखना इस चीज को। चंद्रमा का जो द्रव्यमान है पृथ्वी के टोटल द्रव्यमान का 1/100 है और त्रिज्या का 1/4 है। ठीक है, परिणाम स्वरूप पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाता है? 1/6 हो जाता है, जितना पृथ्वी पर हो रहा है। ठीक है, यही कारण है कि किसी वस्तु पर चंद्रमा का भार जो है, चंद्रमा पर मतलब किसी वस्तु का चंद्रमा पर जो भार रहेगा पृथ्वी पर, इसके टोटल भार का कितना रहेगा? 1/6 करना पड़ेगा। मतलब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? उसके भार में 1/6 करके आंसर निकालना रहेगा। जस्ट लाइक पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 है। ठीक है, तो चंद्रमा पर मान लो अर्थ पर कितना है? 60 है ना। तो अब हम लोग बोले कि मून पर कितना होगा, तो 1/6, 60 का 1/6 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 60/6, जो भी आंसर आएगा आपका 1.10 पॉइंट समथिंग कुछ ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रहेगा जब भी कोई वस्तु चंद्रमा पर होगी तो उसका भार कितना करना है? 1/6 आपको कर देना है। ठीक है, और इसका रिवर्स करोगे तो into 6 आपको कर देना है। क्लियर है? अभी न्यूमेरिकल से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पर है। फॉर्मूला भी आपने याद कर लिया। फॉर्मूला क्या था? बाकी सारे फॉर्मूलाज आपके गति के नियम के लगेंगे। ठीक है, जहां पर आप त्वरण ए ले रहे थे वहां पर आप जी कंसीडर कर लेंगे। चलो, सबसे पहले आप एक काम करिए, वो तीनों इक्वेशन याद कर लीजिए। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, पहली क्वेश्चन तो यही थी, v = u + at था, तो a की जगह आप क्या कर देंगे? gt कर देंगे। इसी तरीके से सेकंड और थर्ड इक्वेशन में भी होगा। जैसे जैसे न्यूमेरिकल आएंगे हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन ये वाला देखो। यदि दो वस्तुओं के बीच की या दो वस्तुओं के मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल जो है किस प्रकार से परिवर्तित होगा? क्या बोला गया है? ग्रेविटेशनल फोर्स का क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि ग्रेविटी लिखा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण बल लिखा हुआ है, मतलब आपका वो वाले फॉर्मूला लगेंगे जो सबसे पहले आपने डिस्कस किया था। F = Gm d²। अब इसने क्या बोला है कि ये जो d है मैं इसको क्या कर दूं? आधा कर दूं। मतलब d = क्या हो जाएगा? d/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर d का स्क्वायर है, यानी कि d/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ग्रेविटी g आपका रहेगा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है इसने, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो तो कुछ दे नहीं रखे कि मास कितना है या वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कितना है, कुछ नहीं दे रखा। आपको बस इसी टर्म्स में आंसर निकालना है कि अगर d को मैंने d/2 कर दिया है, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन में r भी दिख रहा है, तो अपन कन्वर्ट करके देख लेंगे। तो बस आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके देखिए क्या आंसर यहाँ पर आएगा। F = G M m ऐसा कैसा है? क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है, /d/2 का होल स्क्वायर हम लोग कर लेंगे। इसको कभी कभी आप r भी लिख सकते हैं। ठीक है, बीच के डिस्टेंस को आप r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, d से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, Gmm एज इट इज d², और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। तो ये 4 जो है आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, अभी जो आपने फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला क्या पढ़ा था? Gmm/d का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि ये वापस से आ गया मेरा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। मतलब ये किसकी वैल्यू है? ये f की वैल्यू है। तो कैपिटल, अगर मैं इसको बोलूँ कैपिटल F = 4 f के इक्वल हो जाएगा। मतलब अब ये नई वैल्यू हो गई, क्योंकि हमने क्या कर दिया? d को क्या कर दिया? d/2 कर दिया। ठीक है, तो ये नया वाला जो हमारी गुरुत्वाकर्षण फोर्स आया, पुराने वाले का कितना हो जाएगा? 4th टाइम हो जाएगा। तो ये रहा आपका 4f। समझ में आया कुछ हमने क्या किया? आपने क्या करना है? फॉर्मूला तो आपके पास ये है, Gmm/d² है। अब आपने क्या करना है? एक नई चीज़ आपने करी यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, M m /d को क्या कर दिया? d/½ कर दिया, तो इसका स्क्वायर भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब नई वाले की वैल्यू क्या आ गई? ये पूरी वैल्यू किसकी है? f की है। तो Fn = और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, 4f के इक्वल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4f हो जाएगा। ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा सॉल्व भी करके अगर आप चाहें तो पीडीएफ में आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, इसको सॉल्व करने का ट्राई करिएगा।
पृथ्वी तथा उसके पृष्ठ पर रखी एक किसी वस्तु 1 किलोग्राम की है, मतलब इसका जो आपको मास दिखाई दे रहा है कितना दिखाई दे रहा है, 1 किलोग्राम दिखाई दे रहा है। इसके मध्य जो है गुरुत्वीय बल का जो परिमाण है वो क्या होगा। पृथ्वी पर एक वस्तु है ना, पृथ्वी तथा उसके पृष्ठ पर रखी एक वस्तु, पृथ्वी तथा उसके पृष्ठ पर रखी एक वस्तु के मध्य गुरुत्वीय बल का परिणाम क्या होगा। इस वस्तु का मास कितना दे रखा है, 1 kg दे रखा है। पृथ्वी का द्रव्यमान आपको दे रखा है 10 गुणित 10 इंटू 10 टू दी पावर 24, ठीक है, 10 टू दी पावर 24 किलोग्राम है। और पृथ्वी की त्रिज्या भी आपको दे रखी है 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर है। आपको क्या करना है, बस वही फॉर्मूला लगाना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे, एक बार से आप चाहें तो, टाइम लग रहा है तो वीडियो को कुछ सेकंड के लिए रोक दीजिए और इसको सॉल्व करिए और बताइए आंसर क्या होगा, 9.8, 12, 4 या फिर 15। चलो कैसे करोगे इसको। पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M की वैल्यू दे रखी है 6 इंटू 10 टू दी पावर 24, M की वैल्यू आपको दे रखी है 1 kg, स्मॉल m की वैल्यू, ठीक है। आपको त्रिज्या यहाँ पर दे रखी है ये वाली चीज, ठीक है। उसके बाद क्या बच रहा है आपका, G की वैल्यू आपको रखनी है, आप यहाँ पर G की वैल्यू रख दीजिए और बस इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका यहाँ पर फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। ये रहा आपका फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, आप चाहें तो हम लोग इधर भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, Gmm डिवाइड बाय R या फिर आपने जो पढ़ा d², कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। G की वैल्यू कितनी हो जाती है, G की वैल्यू हमारी 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11, ये G की वैल्यू क्योंकि हम लोग अर्थ की बात करें। कैपिटल M की वैल्यू हमको यहाँ पर दे रखी है 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 और 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वो वस्तु है, उसका मास दे रखा है। त्रिज्या भी हमको दे रखी है 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6, इसका स्क्वायर होगा क्योंकि R का या फिर D का होल स्क्वायर होता है तो ये इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। आप चाहें तो इसी को 2 बार लिख लो स्क्वायर हटाकर, ताकि एक ही इक्वेशन में ये चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आप सॉल्व करते रहिए, अपने हिसाब से आपको सॉल्व करना है ना। कभी भी साइंस जो है बिना कॉपी पेन के जब आप न्यूमेरिकल करें तो बिना कॉपी पेन के नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, यहाँ पर अगर मैं F लिखूँ तो 6.67 इंटू 6, ठीक है, 1 का तो कोई चलो मतलब नहीं है, और इधर आपका 6.4 है, इधर 10 की पावर कितनी है, -11 दे रखी है और 24 दे रखी है, मतलब 4 में से गए 3, 13 हो जाएगा ये 10 टू दी पावर, और इधर 10 टू दी पावर 6 और 6 कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बचा, 6.67 डिवाइड बाय 6.4 इंटू 6 इंटू 10, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि 12 से ये एक बार हो गया, मतलब ये बचा हुआ है, ठीक है। और ये 6.4 2 बार है तो ये रहा आपका 6.4, ठीक है, इंटू 6.4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपका आंसर क्या आ जाएगा, लगभग 9.77, दैट मीन्स 9.8 न्यूटन की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखो कुछ नहीं करना है, ग्रेविटी वाला फॉर्मूला लगाना है। जी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 होती है। कैपिटल एम की वैल्यू दे रखी है, स्मॉल एम की वैल्यू दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, जिसका आपको स्क्वायर करना है। जब आपने इसको सॉल्व किया तो 9.8 न्यूटन आपका वैल्यू आएगा। देखो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, सेम एज इट इज क्वेश्चन आपको क्लास 9 की बुक में, क्योंकि वहीं से लिखा हुआ क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन आपको क्लास 11 की फिजिक्स में भी मिलेगा। तो आपको जो डाउट आ रहा है कि आप हमको फिजिक्स सॉल्व करवाइए, ये आपका फिजिक्स ही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। अच्छा, इससे पहले कल मॉर्निंग में जो सेशन हुआ था उसमें हमने जो है जितने भी साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, और उनके जितने भी आविष्कार हैं और साथ में कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व किया था। वो सेशन भी देख लेना, वो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 का सेशन था, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया, इसलिए हम लोग क्लास 11 12 के कुछ टॉपिक्स भी कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, एक बार से क्वेश्चन नंबर 3 को देखना है, आपको आंसर करना है, क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो सबसे पहले तो क्वेश्चन देखो, आंसर हम लोग बाद में देखेंगे। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल, अब चंद्रमा पर चले गए, पृथ्वी से उठकर हम चंद्रमा पर गए। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। वी ऑल नो, इतना क्वेश्चन में दिया है, कोई जरूरत नहीं थी, हमको पता है कि 1/6 होता है। एक 10 किलोग्राम वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी की सतह पर न्यूटन में भार यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो क्या सॉल्व करना है आपको, जो 10 किलोग्राम की वस्तु है इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दीजिए। किसी भी वस्तु को न्यूटन में कन्वर्ट करना हो तो 9.8 का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो 10 का क्या करिए 9.8 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 98 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो है पृथ्वी पर भार तो कितना होगा, 98 ही होगा, क्योंकि ये दे रखा है। अब चंद्रमा पर कितना होगा, 98/6 होगा। 98/6 इसमें से क्या होगा, 6 कम 6 6 6 36 16 पॉइंट समथिंग, मतलब ये आंसर आ जाएगा। तो पृथ्वी पर तो कितना होगा, 98 होगा, चंद्रमा पर कितना होगा, 16.3 न्यूटन होगा। देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करना है। चंद्रमा पर वस्तु का जो द्रव्यमान है कितना दे रखा है आपको,
6 kg होता है, ठीक है। अब पृथ्वी पर वस्तु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 6 kg हो जाएगा। वस्तु का पृथ्वी पर भार m इंटू जी हम लोग करते हैं, मास इंटू द्रव्यमान, जो ग्रेविटी हमारा होता है, जैसे कि हम लोग वहां पर करते हैं ना फोर्स वाले में ma करते हैं, तो यहाँ पर a की जगह हम लोग क्या कर लेते हैं, ग्रेविटी के लिए बस g का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 इंटू 9.8, ठीक है, न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा वो वैल्यू है, तो ये 98 न्यूटन हो गया। वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड बाय 6 हम लोगों को कर लेना है, दैट मीन्स 16.3। ये यहाँ पर पूरा इक्वेशन फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको अगर डायरेक्टली समझ में आता है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जैसे कि 10 किलोग्राम की वस्तु थी, इंटू 9.8 करोगे, आपका न्यूटन में आ जाएगा, 98 हो गया, तो ये पृथ्वी पर आ गया, ठीक है। और जब मैंने चंद्रमा पर बोला तो इसको डिवाइड बाय 6 कर देना है, तो ये 16.3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया है वो चंद्रमा वाला दिया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 16.3 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को छोड़ा जाता है, मतलब इतनी कोई हाइट है, आप ऐसे देखो 19.6 मीटर का एक कोई अपनी मीनार है, एक बड़ी सी बिल्डिंग है, यहाँ से मैंने एक पत्थर फेंका, ठीक है। यहाँ से क्या करा, मैंने एक पत्थर को नीचे की साइड पे भेजा है, तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका जो अंतिम वेग है वो यहाँ पर क्या होगा। अब आप यहाँ पर देखो, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, कुछ याद आ रहा है जब हमने फोर्स वाला चैप्टर करा था, बल वाला चैप्टर करा था, उसमें हमने सॉल्व की थी इक्वेशन से, है ना। तो लगाइए यहाँ पर न्यूटन की गति की वो जो इक्वेशंस है गति के नियम की, उनसे लगाइए और उसको यहाँ पर सॉल्व करिए। अंतिम वेग आपको ज्ञात करना है, v की वैल्यू आपको निकालनी है। 19.6 मीटर आपको ऊंचाई दे रखी है, आपको यहाँ पर दे रखा है, पत्थर को छोड़ दिया गया है, प्रारंभिक वेग यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। बस ऐसे करके निकाल लो। बहुत इजी लग रहा है ये वाला क्वेश्चन तो, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। देखो प्रारंभिक वेग जो है यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। अब जहाँ पर आप लोग वहाँ पर a मानते थे, जैसे हम लोग इस इक्वेशन से सॉल्व करें, v स्क्वायर माइनस ये से करते थे ना हम लोग, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसे इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व करी है, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन हो गई, तीसरी वाली इक्वेशन हो गई। आप चाहे तो दूसरी से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट उसमें फिर ये हो जाएगा कि आपके पास टाइम नहीं है ना। तो टाइम निकालने के लिए आपको सिर्फ इसी इक्वेशन का प्रयोग करना पड़ेगा, v स्क्वायर। अच्छा एक काम करना है तो हम लोग तीनों इक्वेशन देख सकते हैं। सबसे पहली इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है, जहाँ a था वहाँ हम लोग जी टी रख रहे हैं, g रख रहे हैं, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर टाइम है, ये g है आपका, है ना, और यहाँ पर भी टाइम है, मतलब ये दोनों इक्वेशन तो आप प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास टाइम की वैल्यू नहीं है, ठीक है, और निकालनी भी नहीं है, इसलिए आप प्रयोग नहीं करें। अगर निकालनी होती तो फिर भी हम लोग यूज कर लेते। आप इस इक्वेशन का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, इस इक्वेशन का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो बाकी चीजें हम लोग हटा देते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। अब मुझे बताओ प्रारंभिक वेग वस्तु का क्या है, 0 है, क्योंकि वस्तु जो है छोड़ दी गई, पत्थर को छोड़ दिया गया है, ठीक है। अब s की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, आपको दे रखी है 19.6, नीचे की डायरेक्शन में आ रही है, नीचे की दिशा में गिर रही है, दैट मीन्स माइनस 19.6, ठीक है। ग्रेविटी अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा, माइनस 9.8 हो जाएगा, ठीक है, ये ग्रेविटी की वैल्यू है। v स्क्वायर आपको निकालना है, u स्क्वायर आपका 0 है ना, 0 का स्क्वायर, 2 आपका हो गया, g की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 9.8 हो गई, और s की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 19.6 हो गई, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 19.6। बस आप क्या करेंगे, इसको बैठकर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2 से ये कट रहा है यहाँ पर 5 बार, और कोई चीज़ कट रही है क्या, 2 चौक 8, 2 नम 18, 2 5 10, यानी कि 1 सेकेंड, आप अपनी साइड से भी सॉल्व करते जाइए इसको, क्या आंसर आ रहा है देखो। v स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आपका 49 बचा है, इधर 196 बचा है, नीचे 5 इंटू 5 बचा है। अब मेरे को बताओ कि स्क्वायर हटाना है, मतलब आप ये देख लीजिए कि इसको आप लेकर आ जाइए, 49 मतलब 7 का स्क्वायर होता है, 196 मतलब 14 का स्क्वायर होता है, और 5 का स्क्वायर, मतलब आंसर जो आ जाएगा आपका v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 इंटू 14 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, 98 बटा 5, इसको सॉल्व कर लीजिए, 98 बटा 5 को, 5 एकम 5, 5 8 40,
5 नम 45, 3 19.6, ये आ गया आपका 19.6 मीटर प्रति सेकंड। ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पर जो आए हैं वो ये दर्शाते हैं कि वेग की दिशा जो है किस ओर है, नीचे की ओर है। ठीक है, तो बस इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 3 इक्वेशन याद कर लो, एक फॉर्मूला याद कर लो, F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, और बाकी की 3 इक्वेशन, इससे आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला वही क्वेश्चन है, कोई पत्थर को जो है ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर, अभी अपन ने नीचे की साइड फेंका था इसलिए हम लोग सब चीजें नेगेटिव ले रहे थे। कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में अब कहाँ फेंका है, ऊपर की ओर फेंका है 40 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से। उसमें क्या कर दिया गया था, पत्थर को छोड़ दिया गया था, तो उसका प्रारंभिक वेग 0 था। अब इसका प्रारंभिक वेग आपको दे रखा है 40 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर की ओर फेंका गया है। यहाँ पर g की वैल्यू हमने पहले 9 रखी थी, 9.8। अब यहाँ पर दिया है कि आप g को 10 मीटर प्रति सेकंड लेते हुए पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई को, मैक्सिमम वेग को आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, मतलब जो s है उसको आपको निकालना है। नेट विस्थापन तथा पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी यहाँ पर कितनी होगी ये आपको निकालना है। मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपको निकालनी है। तो देखो u की वैल्यू क्या दे रखी है, 40 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है, ये हमने लिख ली u की वैल्यू 40 मीटर प्रति सेकंड। g हमको कितना दे रखा है, g की वैल्यू 10 दे रखी है। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि अधिकतम ऊंचाई, पत्थर 1 सेकंड के लिए या कुछ अल्प मिली सेकंड के लिए वहां पर क्या हुआ होगा, होल्ड हुआ होगा। v की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई, वही इक्वेशन हम लोग लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। v हमारा 0 हो गया, u मतलब 40 का स्क्वायर, 2 a मतलब यहाँ पर हम लोग g मान रहे हैं, ग्रेविटी की बात करें तो g की वैल्यू इन्होंने बोला था कि आप 10 रखो, है ना, और s या फिर आप मान लो कि हाइट हमको निकालनी है तो ये हम लोग इसको s रख लेते हैं। 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600 होता है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, -20s हो जाएगा। तो s की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। तो टोटल हाइट यहाँ पर कितनी आ गई आपकी, 80 आ गई। हाइट कितनी आ गई, 80 मीटर। तो पत्थर ने कितनी ऊंचाई तक गया, पत्थर 80 मीटर की ऊंचाई पर गया। प्रारंभिक वेग कितना था, 40 मीटर प्रति सेकंड था। अब वो यहाँ पर होल्ड है, ठीक है, जस्ट 1 सेकंड के लिए उसकी कितनी ऊंचाई तक गया, तो ये 80 मीटर तक गया। ठीक है, अब टोटल उसने कितनी दूरी तय करी, अब देखो पत्थर हवा में तो रुकेगा नहीं, 80 मीटर की मैक्सिमम हाइट तक वो गया और फिर वापस क्या करा, वो नीचे आ गया, 80 मीटर नीचे आया होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो गई, 80 प्लस 80 कितनी हो गई, 160 मीटर की डिस्टेंस हो गई। अब टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, टोटल जो विस्थापन हुआ, क्योंकि जहां से स्टार्ट किया था वापस उसी जगह आ गया, मतलब विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया। तो नेट विस्थापन आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टोटल दूरी कितनी हो गई, 160 मीटर हो गई, है ना। और यहाँ पर हाइट पूछा था, कितनी हाइट तक गया, 80 मीटर तक गया। जितना ऊपर गया हवा में तो अटकेगा नहीं, वापस नीचे आना ही पड़ेगा ग्रेविटी के कारण। तो 80 प्लस 80 टोटल 160 मीटर चल गया, जहां से गया था वहीं से आ गया। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो कितना हो गया, 0 हो गया। हमने नहीं देखा था कि कोई भी अगर कोई व्यक्ति जो है, जैसे एक वो काऊ वाला एग्जाम्पल शायद आपने किया हो कि गाय को एक रस्सी से बांधा गया है, वृत्ताकार वो गति कर रही है, जहां से वो शुरू करती है वहीं पर वापस आ जाती है। ठीक है, तो टोटल उसका जो विस्थापन हुआ कितना हुआ, 0 हो गया, क्योंकि जहां से चरना शुरू किया था वापस वहीं आकर रुक गई है, तो विस्थापन 0 हो गया। और टोटल डिस्टेंस हम लोग इसका जो क्षेत्रफल होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लेते हैं कि टोटल कितनी वो ट्रैवल करी है, राइट। तो इसी तरीके से सेम चीज यहाँ पर पत्थर वाले में भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन करना है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है दिया गया है। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg है और सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10⁻30 kg है, और दोनों के मध्य की औसत दूरी है 1.5 × 10⁻11। ठीक है, बस वही फॉर्मूला लगा लो, GMM डिवाइड बाय D का स्क्वायर या फिर R का स्क्वायर, जैसा आप मानना चाहें। ठीक है, तो G का हमको पता है 6.67 × 10⁻11 होता है। कैपिटल M कितना हो जाएगा, 6 × 10⁻24 हो जाएगा पृथ्वी का द्रव्यमान। और एक वस्तु मतलब कि अब यहाँ पर कौन हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, 2 × 10⁻30 हो गया। D स्क्वायर मतलब 1.5, दूरी कितनी देर की, 10⁻11 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बस आपको इसको सॉल्व भी करना है, तो जो टर्म्स पहले ले आओ, 6.67 × 6 × 2, ठीक है, और नीचे क्या है 1.5 × 1.5 है। 10⁻11 कितने हो जाते हैं, 22 हो जाते हैं, 11 11 22 हो गए, है ना, क्योंकि ऐसे है तो हम लोग इसको 22 मान लेंगे। और ऊपर देख लो, एक तो -11 है, +24 है, और यहाँ पर कितना है, +30 है। ठीक है, 30 और 4 ये कितने हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे। 54 में से 11 गए तो 43 हो गए, मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं 10⁻43।
अब ये क्या होता है, जब घाते जो होती है भाग में होती है मतलब कि माइनस होती है, 43 में से 22 गए तो 1 और 4 में से 2 गए तो 2, मतलब 10 टू द पावर कितना हो गया, 21 हो गया। मैं इसको डायरेक्टली 10 टू द पावर 21 लिख लूँ यहाँ पर ताकि थोड़ी सी जगह हो जाएगी। बस आपको इसको सॉल्व करना है, 10 टू द पावर 21। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके का 3.56 इंटू 10 टू द पावर 22 आपका आंसर आएगा, है ना, क्योंकि ये पॉइंट में है तो कहीं ना कहीं एक जीरो बढ़ेगी तो आपका 10 टू द पावर 22 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये 3 से कट हो जाएगा आपका एक बार। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ओके, क्लियर है, बस आपको फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। 500 ग्राम के एक मोहरबंद पैकेट का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब है। पैकेट 1 ग्राम सेंटीमीटर घन क्यूब घनत्व वाले पानी में तैरेगा या फिर डूबेगा। इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा। देखो पैकेट का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 500 ग्राम दे रखा है। पैकेट का आयतन यहाँ पर कितना दे रखा है, 350 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। ठीक है ना, 350 सेंटीमीटर क्यूब। देखो 500 ग्राम मोहरबंद का समझ रहे हो, मोहरबंद का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली पैक, डिब्बा बंद जिसको हम लोग पदार्थ बोलते हैं ना, मोहरबंद मतलब कंप्लीटली पैक है। तो पैकेट का द्रव्यमान 500 ग्राम है, पैकेट का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब है। अब पैकेट का घनत्व क्या होता है, घनत्व का फॉर्मूला आप सभी को पता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो द्रव्यमान कितना दे रखा है, 500 ग्राम दे रखा है। आयतन कितना है, 350 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे 1.43 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया कि पैकेट का घनत्व इतना है। ये तो हो गया, घनत्व इतना आ गया। अब आपको ये बताना है कि वो इस पर तैरेगा या फिर डूबेगा, है ना। अब मोहरबंद पैकेट का घनत्व जो है 1.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आया है। पानी का घनत्व कितना है, 1 ग्राम, ये 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब जो कि आपका क्वेश्चन में दे रखा है ना। पानी का घनत्व कितना दे रखा है, 1 ग्राम दे रखा है ना। तो अब इस घनत्व से क्या है, अधिक है। अगर घनत्व अधिक है तो डेफिनेटली पैकेट क्या होगा, डूब जाएगा। जैसे आप वो अंडे वाला एग्जांपल करते हैं ना, एग वाला, कील वाला, कि कौन पानी पर तैरता है, कौन पानी पर डूबता है। देखो पानी के घनत्व से अधिक होगा तो डेफिनेटली वो डूब जाएगा। और अगर पानी के घनत्व से वैल्यू कम आती, मान लो इसकी वैल्यू 0.43 आती, तो डेफिनेटली ये पैकेट जो है पानी के ऊपर आपको तैरता हुआ दिखता, क्योंकि इसका जो घनत्व है पानी के घनत्व से कम होता। अभी जो आपका आंसर आया वो रिवर्स आया है, 1.43 आया, मतलब घनत्व क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। पानी का क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर जिस वस्तु का घनत्व ज़्यादा है पानी से तो वो तैरने लग जाएगी, है ना। घनत्व ज़्यादा मतलब कि डूबने लग जाएगी। तो मोहरबंद पैकेट का घनत्व ज़्यादा है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, दैट मीन्स वो पानी के अंदर क्या करेगा, ये जो मोहरबंद पैकेट है ये पानी के अंदर डूब जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली चीज़। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है आपके ग्रेविटी से पूछे जाते हैं, है ना। तो ग्रेविटी से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन और देखिए जो आपसे एग्जाम में पूछा गया। ये अभी तक जो क्वेश्चन किए थे इसमें से 2 क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए, बाकी बुक के क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा हुआ है, साइंस का जो सेकंड शिफ्ट था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। एक गेंद 100 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है, एक गेंद को 100 मीटर की ऊंचाई से फेंका गया। गेंद को भूमि तक पहुंचने में कितना समय लगेगा और जी की वैल्यू को कितना रखना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको रखना है। अब देखो समय की वैल्यू है, मतलब कि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरी वो इक्वेशन प्रयोग होगी। तो पहली इक्वेशन v = u + gt होता है, ठीक है। पर इसमें आपको हाइट के बारे में पता नहीं चलेगा, अंतिम वेग है, प्रारंभिक वेग है, ग्रेविटी और समय है। चलो दूसरी इक्वेशन के पास चलते हैं, s = ut + ½ gt² के पास चलते हैं। इसमें समय भी है और यहाँ पर वो भी है, हमारी ऊंचाई भी है, ठीक है। अब प्रारंभिक वेग तो हमारे पास 0 हो जाएगा क्योंकि वस्तु को गिराया जा चुका है। तो s = 100, u की वैल्यू कितनी है, 0 है, t हमको निकालना है, तो ये 0 × 2 t कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस ये ½ हो गया। g की वैल्यू कितनी बोला है इसने कि आप 10 रखिए, तो ठीक है हम लोग 10 रख देते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। t² की वैल्यू आपको निकालना है, देखो ये तो पूरा 0 हो गया, ठीक है। 100 = कितना हो जाएगा, ये 5t² हो जाएगा। दैट मीन्स t² की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई, है ना। t² की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई, यानी कि t = क्या हो जाएगा, √20 हो जाएगा। अब √20 को आप सॉल्व करेंगे, 5 × 2 × 2 × ऐसे लिख सकते हैं, 5 दूना 10 दूना 20। अब 2 बाहर आ जाएगा, 2√5 जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली आपको करना कुछ नहीं था इसके अंदर, आपको सिर्फ ये सेकंड इक्वेशन जो है गति के नियम वाली, इस इक्वेशन को उठाना था और इसके अंदर वैल्यू को पुट करना था। s की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है। u की वैल्यू 0 है क्योंकि वस्तु गिरी है, प्रारंभिक वेग नहीं है हमारे पास, ठीक है। और g की वैल्यू हमको 10 दे रखी है, t की वैल्यू निकालनी है, तो 2√5 जो है आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा।
आप चाहें तो साइंस का जो सेकंड पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर 44 को देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है जिसका आंसर 2√5 है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सारे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसमें 2 क्वेश्चन आपके ग्रेविटी के भी पूछे गए हैं, है ना। एक क्वेश्चन आपका वो न्यूटन वाला पूछा गया जिसमें आप न्यूटन की इक्वेशन लगाएंगे। एक क्वेश्चन न्यूटन वाला था लेकिन उसमें क्या करना था, केवल किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करके वैल्यू को कंपेयर करना था कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा बड़ी है। 10 न्यूटन 20 न्यूटन ऐसे करके 4 फोर्स दिए थे और फिर कंपेयर करना था कि कौन सा फोर्स ज़्यादा है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन थे। और जब आपने न्यूटन की ये वाली इक्वेशन और गति के नियमों के समीकरण से जो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है तो उसके बाद उस पेपर में या कोई भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस एक आध चैप्टर हम लोग साउंड का और पढ़ेंगे और साउंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, फिर आपके सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी वो कन्वर्ट करने वाला फ़ारेनहाइट से हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करना, एक आध क्वेश्चन वो है तो वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मोस्टली अब देखो टाइम जो है 1 महीने से भी कम का है ना। दैट मीन्स कि हमारी तैयारी अभी तक ऐसा मानकर चलो 80% तक हो चुकी है। ठीक है, बस कुछ और चैप्टर और बचे हुए हैं वो भी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। बस आप आज से ही ये मानकर चलो कि सिलेबस डन है, अब आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। ठीक है, बाकी अब कुछ चैप्टर्स और साउंड वगैरह हैं वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी और कुछ एक्स्ट्रा जो स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं लेंस वाला वो भी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर बस रिविजन बचेगा। तो अपनी साइड से पूरी तैयारी करके रखो, जितने ज़्यादा टेस्ट पेपर हो सकते हैं उतने ज़्यादा टेस्ट पेपर लगाओ। नहीं मिल रहे नए टेस्ट पेपर तो सीटेट के लगा लो, सीटेट में भी सेम क्वेश्चन आते हैं, सेम पैटर्न है। तो सीटेट की बुक आई थिंक आप सभी के पास होगी या फिर ऑनलाइन भी सर्च कर लोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे। बाकी हमने प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए क्योंकि ये चीज़ें समय लेगी और वहाँ पर समय ना बहुत कम पड़ता है। ठीक है, आप देखेंगे तो इतने कम समय में आपको 120 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत इजी डील नहीं है ये, है ना। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते ही हैं तो आपकी स्पीड जितनी अच्छी होगी उतना जल्दी आप चीज़ों को कवर कर पाएंगे। ठीक है, बाकी 20 नंबर की पेडागोजी आप उधर CDP से कवर कर ही लेंगे तो वहाँ पर भी इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके ऑनलाइन टेस्ट लगाइए। ऑनलाइन टेस्ट लगाने से आपको ये माउस चलाना, कीबोर्ड वगैरह यूज़ करना, ये सारी प्रैक्टिस हो जाएगी ताकि एग्ज़ाम में आपको नया नया नहीं लगेगा। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं ओवर करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।